दोस्तों, आप कभी ना कभी आपके शहर के डी मार्ट में कम दाम में ग्रोसरी खरीदने जरूर गए होंगे और आपके मन में भी मेरी तरह ये विचार जरूर आया होगा कि आखिर ये लोग मार्केट से इतने कम रेट में कैसे बेच रहे हैं। इतने बड़े मॉल का मालिक कौन है, इसकी कहां से शुरुआत हुई, क्या ये लोग कुछ स्कैम कर रहे हैं? आपके इन्हीं सब सवालों का जवाब देंगे हम इस वीडियो में, तो बने रहिए अंत तक। तो डीमार्ट कंपनी के फाउंडर राधाकृष्ण दम्मानी है, जो कि एक स्टॉक मार्केट ब्रोकर, ट्रेडर और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर भी है। वैसे तो राधाकृष्ण दम्मानी बहुत कम लाइमलाइट में रहते हैं, पर एक मामूली स्टॉक ब्रोकर से हिंदुस्तान का चौथा नंबर सबसे अमीर इंसान बनने वाली कहानी किसी को भी मोटिवेट कर सकती है। वैसे स्कीम 1992 के जरिए आपने हर्षद मेहता को जान लिया, पर आपको पता है इसी सीरीज में माहेश्वरी नाम का जो किरदार था वो राधाकृष्ण दम्मानी के ऊपर ही था। दरअसल एक छोटे से किराए के मकान से आज हिंदुस्तान के इतने अमीर इंसान बनने तक का सफर राधाकृष्ण दम्मानी ने कैसे तय किया, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। राधाकृष्ण दम्मानी जी का जन्म 1954 में मुंबई के अंदर रहने वाले मारवाड़ी परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम शिव कृष्ण दम्मानी था, जो कि उस समय स्टॉक मार्केट ब्रोकर हुआ करते थे। तब उनका परिवार मुंबई के एक अपार्टमेंट में एक छोटे से रूम में किराए से रहता था। इसके अलावा इनके परिवार में इनके बड़े भाई गोपी कृष्ण दम्मानी जी भी थे, जो कि उम्र में इनसे बड़े थे। राधाकृष्ण दम्मानी जी ने अपनी स्कूल की पढ़ाई मुंबई से ही की। उसके बाद बीकॉम की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में एडमिशन ले लिया। वैसे तो पढ़ाई में बहुत ही अच्छे थे, पर थे वो एक मारवाड़ी, और जैसा कि आप जानते ही हो, गुजराती व मारवाड़ी परिवार के बच्चे बचपन से ही बिजनेस की तरफ आकर्षित रहते हैं। वैसे ही दम्मानी जी का मन भी पढ़ाई में कुछ खास नहीं था, इसलिए वह पढ़ाई जल्दी पूरी करके अपना बिजनेस शुरू करना चाहते थे। और उन्होंने बीकॉम की पढ़ाई 1 साल पढ़कर ही बीच में ही छोड़ दी और अपना छोटा सा बिजनेस चालू कर दिया। उन्होंने अपने बिजनेस करियर की शुरुआत एक बॉल बेयरिंग के एक छोटे से बिजनेस से की थी। उस टाइम तक उनका स्टॉक मार्केट में जाने का दूर दूर तक कोई इरादा नहीं था। वो उस टाइम पे अपने बिजनेस की नींव तैयार कर रहे थे। तभी अचानक उनके पिताजी का देहांत हो गया। पिता के इस तरह अचानक गुजर जाने से उन्हें बहुत भयंकर सदमा पहुंचा, क्योंकि उनका बिजनेस अभी तक ढंग से जम भी नहीं पाया था। वो पिता के अचानक ऐसे जाने से उनकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई, जिसके बाद से मजबूरी में राधाकृष्ण दम्मानी जी को अपना बिजनेस बंद करना पड़ा और अपने पिता की जगह स्टॉक मार्केट में एक ब्रोकर बनकर खड़ा होना पड़ा। वही उनके भाई पहले से ही स्टॉक मार्केट में एक ब्रोकर के तौर पर काम कर रहे थे, तो उन्होंने अपने भाई को ही ज्वाइन कर लिया। हालांकि 27 से 28 साल की उम्र तक उन्हें इस मार्केट की कोई नॉलेज नहीं थी, मगर अगले कुछ सालों में इस मार्केट की समझ होने के बाद उनका भी उस समय के टॉप ब्रोकर की लिस्ट में नाम आने लगा। हालांकि कुछ साल इसी तरह ब्रोकर का काम करने के बाद उन्हें ये बात समझ में आ गई, अगर कुछ बड़ा करना है तो हमें ब्रोकर नहीं बल्कि इन्वेस्टर की तरह काम करना पड़ेगा और इन्वेस्टर बनना ही पड़ेगा। यह विचार मन में आने के बाद उन्होंने इन्वेस्टिंग के गुणों को सीखना शुरू कर दिया। दोस्तों, जब उन्होंने पहली बार मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया था तब उनकी उम्र 32 साल थी। हालांकि सभी लोगों की तरह उन्हें भी शुरुआत में बहुत नुकसान उठाना पड़ा। फिर कुछ ही समय बाद उनकी भी टॉप इन्वेस्टर की गिनती में उनकी गिनती की जाने लगी। तो अभी तक हमने जाना कि राधाकृष्ण दम्मानी कैसे अपने पिता की मृत्यु के बाद एक स्टॉक ब्रोकर से इन्वेस्टर बने, लेकिन वह 80 के दशक में सबसे बड़े व सबसे खतरनाक ऑपरेटर मन्नू मनिक से बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे। दरअसल मन्नू मनिक स्टॉक मार्केट में शॉर्ट सेलिंग करके प्रॉफिट कमाया करता था। उस समय मार्केट की बड़ी बड़ी कंपनियां भी सिर्फ मन्नू मनिक के नाम से ही खौफ खाया करती थी, क्योंकि उसमें यह काबिलियत थी कि अपने फायदे के लिए वो किसी भी बड़ी कंपनी के शेयर आसमान से जमीन में लाने में सक्षम था। असल में मन्नू मनिक का शॉर्ट सेलिंग करने का अपना एक अलग ही तरीका था। राधाकृष्ण दम्मानी भी उस तरीके को सीखना चाहते थे, इसके लिए वह मन्नू मनिक से जुड़ गए। शॉर्ट सेलिंग के गुणों को सीखने के बाद राधाकृष्ण भी मन्नू मनिक की स्ट्रेटेजी को फॉलो करने लगे। इस तरह उन्होंने पहले से भी कई गुना ज्यादा प्रॉफिट कमाया। पर दिक्कत वहां आ गई जब मार्केट में हर्षद मेहता की एंट्री हो गई, क्योंकि हर्षद मेहता किसी भी स्टॉक को मैनिपुलेट कर उसकी जमीन से वैल्यू आसमान तक पहुंचा देता था। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि राधाकृष्ण भी मन्नू मनिक की तरह ही शॉर्ट सेलिंग करके मार्केट से पैसा कमाया करते थे। शॉर्ट सेलिंग में प्रॉफिट तभी होता है जब किसी भी स्टॉक का प्राइस नीचे आता है। ऐसे में जब हर्षद मेहता स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करके हर किसी भी स्टॉक को आसमान पर पहुंचा देता था, तो उस समय राधाकृष्ण जी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। इसी वजह से हर्षद और बियर कार्टेल के बीच में एक लड़ाई सी छिड़ गई थी। उस समय बियर कार्टेल में राधाकृष्ण दम्मानी के अलावा राकेश झुनझुनवाला व राजू चाटिल भी शामिल था। इन 3 लोगों के ग्रुप को उस समय 3 आर्स के नाम से जाना जाता था। राधाकृष्ण जी के बियर कार्टेल व हर्षद मेहता के बुल कार्टेल के बीच में यह जंग कई सालों तक चलती रही। इस लड़ाई में कभी हर्षद की जीत होती तो कभी दम्मानी की। आखिर कई साल तक ये उठापटक चलने के बाद इसका अंत तब हुआ जब साल 1992 में हर्षद मेहता स्कैम सामने आया। इस स्कैम के सामने आते से ही राधाकृष्ण दम्मानी जी के बियर कार्टेल की जीत स्वतः ही हो गई, जिसके चलते राधाकृष्ण दम्मानी जी का दबदबा मार्केट में और ज्यादा बढ़ चुका था। और जैसे राधाकृष्ण दम्मानी जी मन्नू मनिक को गुरु बनाया था, वैसे ही राकेश झुनझुनवाला आज भी राधाकृष्ण दम्मानी जी को अपना गुरु मानते हैं।
वैसे मैं आपको बता दूं, राकेश झुंझुनवाला भी इस समय भारत के सबसे बड़े इन्वेस्टर व सबसे बड़े बिजनेसमैन की लिस्ट में आते हैं। इतना ही नहीं, लोग तो उन्हें भारत का वॉरेन बफे भी कहकर बुलाते हैं। इसके बाद भी आज भी वह राधाकृष्ण दम्मानी जी को ही अपना गुरु मानते हैं। हर्षद मेहता स्कैम बाहर आने के बाद कुछ समय तो दम्मानी जी ने शांति से बिताया, पर इस स्कैम का असर उन पर भी पड़ने लगा था। दरअसल इस स्कैम की वजह से राधाकृष्ण दम्मानी जी पर भी कई तरह के आरोप लगे। इन आरोपों से बचने के लिए राधाकृष्ण दम्मानी जी को कई कड़े फैसले लेने पड़े, जिसकी वजह से उन्हें खूब आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा। यहाँ तक कि वो एक समय में बैंकक्रप्ट होने के कगार पर भी पहुंच गए थे, और यही वह समय था स्टॉक मार्केट छोड़कर उन्हें अपना नया बिजनेस शुरू करना था। दम्मानी जी को शुरुआत से ही कंज्यूमर बिजनेस की तरफ लगाव था और उन्हें इस बिजनेस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी भी थी, इसलिए वह इससे मिलता जुलता ही कोई बिजनेस शुरू करना चाहते थे। साल 1999 में दामोदर मॉल के साथ में मिलकर अपना बाजार नाम का एक कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट स्टोर खरीद लिया था, लेकिन उन्हें इसका बिजनेस मॉडल पसंद नहीं आया, तो उन्होंने इसको छोड़कर कुछ और करने की सोची। फिर वह कुछ काम के सिलसिले में अमेरिका चले गए। वहाँ अमेरिका में सबसे बड़ी सुपरमार्केट चेन वॉलमार्ट से काफी ज्यादा प्रभावित भी हुए, और वह ऐसा ही कुछ बिजनेस भारत में भी शुरू करना चाहते थे, पर उन्हें इस बिजनेस की कोई ज्यादा जानकारी नहीं थी। इसलिए इसे समझने के लिए वो बार बार अमेरिका गए, और जब उन्हें साल 2002 में लगा कि हाँ अब वो ये बिजनेस समझ चुके हैं, तब उन्होंने हिंदुस्तान में डीमार्ट कंपनी की स्थापना की। पर शुरुआत में उनके पास इतना पैसा नहीं था, जिसकी वजह से उन्हें एक स्टोर खोलकर ही अपने बिजनेस की शुरुआत करना पड़ी। डीमार्ट का पहला स्टोर मुंबई के पवली इलाके में खोला गया था, लेकिन भले ही शुरुआत बहुत छोटी थी, पर उन्हें अपने मन में विश्वास था एक दिन इसको भारत की सबसे बड़ी सुपरमार्केट चेन जरूर बनाएंगे। अपने मन में इस विश्वास को लेकर अपने स्टोर को चलाने व अपने बिजनेस को बढ़ाने में लग गए। अपनी मेहनत के चलते कुछ ही समय में डीमार्ट के स्टोर हिंदुस्तान के अलग अलग शहर में खुलने लग गए। वह देखते देखते डीमार्ट हिंदुस्तान की सबसे बड़ी हाइपर मार्केट कंपनी में से एक बन गई। अब अगर आज की बात करूँ तो लगभग डीमार्ट के हिंदुस्तान में 220 स्टोर है। इसके बदौलत ही राधाकृष्ण दम्मानी हिंदुस्तान के चौथे सबसे अमीर इंसान बन चुके हैं। उनकी नेटवर्थ आज के समय $15.4 बिलियन है, और डीमार्ट के स्टोर जितनी भी जगह है उनमें से ज़्यादातर जमीन तो राधाकृष्ण दम्मानी ने खरीदी हुई है या फिर लीज पर ली गई है, जो कि कम से कम 30 साल की लीज पर ली गई है। अब किराए पर जमीन लेने और लीज पर जमीन लेने में बहुत बड़ा फर्क होता है। किराए पर ली गई जमीन कम समय के लिए ली जाती है, और इसमें जमीन का मालिक कभी भी अपना किराया बढ़ा सकता है, वह खाली भी करवा सकता है। अगर ऐसा होगा तो कंपनी को नुकसान होगा, और साथ ही साथ कंपनी का किराए का खर्चा भी बढ़ सकता है। लेकिन लीज पर जमीन हमेशा लंबे समय के लिए ली जाती है, और वैसे भी डीमार्ट 30 सालों के लिए लीज पर लेता है, जिसमें 30 सालों तक लीज का प्राइस सेम रहता है, और अचानक से किराया बढ़ने का जोखिम भी नहीं होता, जिससे कंपनी का जमीन का खर्चा हमेशा कंट्रोल में रहता है। डीमार्ट की सफलता का मेन कारण है हर रोज डिस्काउंट देना। ये दूसरों की तरह किसी फेस्टिवल सीजन में डिस्काउंट नहीं देते, बल्कि हर रोज डिस्काउंट देते हैं, जिसकी वजह से कम दाम में ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदी करने आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लोग इतना डिस्काउंट क्यों देते हैं। इनका इतना डिस्काउंट देने का एक ही कारण है, क्योंकि ये कोई भी सामान ज्यादा क्वांटिटी में डायरेक्ट फैक्ट्री से खरीदते हैं, और कम दाम में बेचने की वजह से ये जल्दी बिक भी जाता है, जिससे फैक्ट्री को सही समय पर पेमेंट कर पाते हैं। माल जल्दी बिक जाने की वजह से ये डायरेक्ट फैक्ट्री को जल्दी कैश पेमेंट भी कर देते हैं, जिससे उन्हें कुछ डिस्काउंट कैश में भी मिल जाता है। और साथ ही साथ डायरेक्ट फैक्ट्री से माल खरीदने की वजह से इन्हें वो बीच में डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन देने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, जिससे इनके माल की कॉस्ट कम हो जाती है। इसीलिए प्रोडक्ट पर ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट देते हैं लोगों को, ताकि जल्दी सेल हो और जल्दी से नया माल आए और ये ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सके। इतनी बड़ी संख्या में खरीदी करने के साथ साथ ही मैन्युफैक्चर को 5 से 7 दिन में पैसा दे देते हैं। इस तरह पैसा तुरंत देने से मैन्युफैक्चर के पैसे पर ब्याज भी कम लगता है, और डीमार्ट को इस चीज का डिस्काउंट मिल जाता है। इसके अलावा डीमार्ट अपने खर्चों को कम करने के लिए अपने मॉल में कोई भी लाइटिंग वगैरह नहीं करता जिससे लोग आकर्षित हो, बल्कि ये अपने लोगों को आकर्षित अपने रेट से करते हैं। इसीलिए आज तक आप लोगों ने डीमार्ट का विज्ञापन टीवी पर नहीं देखा होगा, पर अपने पड़ोसी से जरूर सुना होगा कि डीमार्ट में सस्ता मिलता है। और मेन बात, डीमार्ट अपने मॉल शहर के बाहर खोलता है, ना कि किसी मेन मार्केट में, जिससे उन्हें जमीन बहुत ही सस्ते दामों में मिल जाती है। डीमार्ट की रिसर्च टीम बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करती है कोई भी नया मॉल खोलने से पहले, क्योंकि डीमार्ट मॉल किसी भी पॉश इलाके में नहीं खोला जाता, बल्कि वहाँ खोला जाता है जब मिडिल क्लास फैमिली रहती हो, क्योंकि डिस्काउंट रेट मिडिल क्लास फैमिली को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, और यही इनकी स्ट्रेटेजी है। और ये लोग इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि इनका नया स्टोर इनके डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के आसपास में ही हो, ताकि इनको ज़्यादा ट्रांसपोर्ट पर खर्चा न करना पड़े। तो इन्हीं सब कारणों के कारण डीमार्ट आज इतना बड़ी कंपनी बन चुकी है, और अब तो ये लोग ऑनलाइन में भी आ चुके हैं। तो गाइज यही तक का था आज का हमारा वीडियो। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और लाइक शेयर करना ना भूलें, और जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप कोई भी हमारा वीडियो मिस ना कर सको। तो अपन मिलेंगे जल्दी फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, जय हिंद।